दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर अपने किसान भाई बहनों को नेकी और पूछ पूछ। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब बीज कंपनियों को मानक बीज उपलब्ध कराना जरूरी। चांडिल में हुआ 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। लीची में माइट कीट के नियंत्रण के लिए करे डाइकोफाल दवा का छिड़काव। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि निर्देशालय द्वारा बीज कंपनियों के लिए नीति तय की गई है। इस नीति के अनुसार अब बीज कंपनियों को हर हाल में किसानों को मानक बीज ही उपलब्ध कराना होगा। बांटे गए बीज के अमानक पाए जाने पर उसे मानक बीज में बदलना होगा। इसके अलावा किसी कारण से बीज कंपनियों द्वारा बीज नहीं दिए जाने पर किसानों से जमा कराए गए पैसे उन्हें वापस करना होगा। इस बार बीज किसानों तक पहुंचने से पहले ही जांच की जाएगी। साथ ही उपचार के बाद ही बीज लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। पिछले दिनों झारखंड बागवानी मिशन और TRCSC जमशेदपुर के साझा प्रयास से नव प्राथमिक विद्यालय छोटा चुनचुड़िया चांडिल में सब्जी उत्पादन पर 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र और TRCSC के कृषि विशेषज्ञों ने विभिन्न गांवों से आए किसानों को बेहतर सब्जी उत्पादन और सब्जी फसल चक्र से संबंधित विषयों की जानकारी दी। फलदार फसल लीची में अगर माइट नामक कीट का आक्रमण हो तो डाइकोफाल या इथियान नामक दवा का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फिर दोहराए। लीची में लगने वाले माइट अति सूक्ष्म जाति के चतुष्पदी सफेद कीट होते हैं। ये बड़ी संख्या में रहकर लीची की पत्तियों के निचले सतह के रस को चूस जाते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती है। लीची फसल को इस कीट से बचाने के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर डाइकोफाल या इथियान या ओमाइट नामक दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। औषधीय पौधा अश्वगंधा की खेती से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अश्वगंधा से बेहतर उपज पाने के लिए पेशिता JA20 JA134 नामक उन्नत प्रभेद लगाए। औषधीय पौधा अश्वगंधा के बेहतर उपज के लिए औसत तापमान 22 से 24 सेंटीग्रेड होना उपयुक्त माना जाता है। पौधा लगाने के लिए बलुई दोमट मिट्टी से लेकर हल्की रेतीली मिट्टी वाले खेत का चयन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए किसान अश्वगंधा फसल से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए अश्वगंधा के उन्नत प्रभेद पेशिता JA20 JA134 और IC 204-612 लगाएं। इसकी उपज क्षमता 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अपनी फसलों पर पाउडर के रूप में आने वाले दवाइयों के भुड़काव के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटरी डस्टर एक समान मात्रा में पाउडर दवा का भुड़काव करता है। कृषि उपकरण रोटरी डस्टर फसलों पर पाउडर दवा भुड़काव करने का सबसे कारगर यंत्र है। इसके एक बॉक्स नुमा हिस्से में रोग नियंत्रक या कीटनाशी पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को अच्छी तरह से कस दिया जाता है। उसके बाद जब रोटरी को घुमाया जाता है तो उपकरण में बने निकास मुहाने से फसल पर बिल्कुल सही तरीके से और समान मात्रा में पाउडर का भुड़काव होने लगता है। आइए मिलते हैं एक सफल किसान से जो अपनी उन्नत खेती के चलते अपने इलाके में खासे चर्चित है। ये न सिर्फ अपनी फसलों से बेहतरीन उपज पाते हैं बल्कि हर फसलों की खेती में नई तकनीकों को अपनाते हैं। आज हम सफल किसानों की श्रेणी में खड़े एक ऐसे नायाब किसान से मिलने जा रहे हैं जिनका खेती बाड़ी के लिए किया गया काम अन्य किसानों को प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं इनकी खेती की कहानी इन्हीं की जुबानी। बाइट सफल किसान। जॉब के बाद हम खेती करना स्टार्ट किए हैं। खेती करते हैं, खेती से अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके साथ हाँ पोल्ट्री फार्म भी किए हुए हैं, वो भी मतलब साइड इनकम है। महीना का एवरेज लगभग 20,000 का हो जाता है अभी। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस। जबकि मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से लेकर 2,050 रुपए, चावल मध्यम 2,150 रुपए से 2,250 रुपए, चावल उत्तम 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, गेहूं 1,625 रुपए से 1,725 रुपए, चना 4,900 रुपए से 5,200 रुपए, दाल अरहर 6,800 रुपए से 7,050 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 4,650 रुपए, दाल चना 5,950 रुपए से 6,100 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से लेकर 10,100 रुपए, चीनी 3,350 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 700 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1,200 रुपए से लेकर 1,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी गर्मी के मौसम है। हाँ। और मुर्गी पालन जो कर रहे हैं, वो अपने मुर्गियों को आहार के रूप में क्या क्या प्रदान करें? देखिए, मुर्गियों में जैसे कि जिस तरह की मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं या फिर अंडे देने वाली मुर्गी जिसे हम लेयर कहते हैं, लेयर पालन कर रहे हैं, तो जैसा कि ब्रॉयलर में अभी हम 3 प्रकार का दाना व्यवहार में लाते हैं। पहला होता है प्री स्टार्टर, जिसे कि 14 दिनों तक दिया जाता है, और 14 से 28 दिनों तक हम लोग उसे स्टार्टर दाना देते हैं, और उसके बाद बेचने तक फिनिशर दाना दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रखे हुए हैं, लेयर मुर्गी जिसे कहते हैं, तो उसमें 3 प्रकार का दाना उसमें भी दिया जाता है। उसमें है कि 2 महीने तक, यानी कि 8 सप्ताह तक आप स्टार्टर दाना दें, और 8 से लेकर के 18 सप्ताह तक आप ग्रोअर दाना दें, जिसमें मुर्गियों के शरीर का बढ़वार करता है। और इसके बाद हम जब मुर्गियां अंडा देने के लायक तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें हम लेयर दाना देते हैं। यही 3 प्रकार के दाना मुर्गियों के अंडे देने वाली मुर्गियों को या फिर ब्रॉयलर मुर्गियों को दिया जाता है। ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया दानों की बात। अब जब हमारे किसान भाई इस गर्मी के मौसम में, अभी जो गर्मी पड़ रही है, उस मौसम में अगर पाल रहे हैं, तो कोई क्या कुछ विशेष दाने हैं या विशेष आहार जो है जो अपने मुर्गियों को प्रदान करें? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से जब तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, वैसी अवस्था में हमें इस बात का ध्यान देना है
कि मुर्गियां जब दाना खाती हैं तो साथ में पानी ज़्यादा, उसके दोगुना के अनुपात में वो पानी भी पीती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गियों का जो ताप बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो मुंह खोलकर आप देखते होंगे कि क्योंकि इसमें कोई पसीना निकलने के लिए कोई ग्रंथि नहीं है जिससे कि वो उनका शरीर का तापमान कम किया जा सके। तो रहा दाने का सवाल, तो दाना भी हमारे शरीर के अंदर में या मुर्गियों के शरीर के अंदर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे मुर्गियों में और भी अधिक तापमान होने की संभावना हो जाती है। और अगर बाहर का तापमान ज़्यादा हो और मुर्गी के शरीर के तापमान भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए आप मुर्गियों को भरपूर मात्रा में पानी दें और दाना देने की प्रक्रिया जो है वो आप ठंडे समय में करें। यानी कि अगर आप सुबह में दाना देते हैं तो सुबह में दाना दे दें और फिर शाम में जबकि तापमान कम हो जाता है उस समय आप भोजन के लिए दें, ताकि नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि दिन भर अगर खाने के लिए आप मुर्गियों को दाना देंगे तो वो दाना खाते रहेंगे और जिसकी वजह से उनके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगा और इसमें लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है और गर्मी के कारण मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बताइए कि झारखंड के परिवेश में अगर हमारे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वैसे में अगर घरेलू कुछ दानों की व्यवस्था कर पाएँ वो लोग जो कि कम दाम का हो और घर में ही उपलब्ध हो, तो वो कौन कौन से दाने हैं? हाँ, ये घर में जैसे कि बनाने की बात, दाना बनाने की बात होती है तो घर में आप दाना बना सकते हैं। काहे कि मुर्गी के जो दाना होते हैं उसमें मुख्य रूप से मकई का दर्रा जो है वो करीब करीब आधा मकई का दर्रा ही होता है और बाकी आधे में दूसरे चीज़ मिलाए जाते हैं। तो मकई का दर्रा अगर किसान भाई खुद अपने खेतों में मकई का उत्पादन कर सकते हैं तो वो मकई का दर्रा वो खुद अपने खेतों से उपजा करके मुर्गियों को खिला सकते हैं। दूसरा अभी इसमें होता है गेहूं का चोकर। तो गेहूं का चोकर भी आप जब आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो उस समय आप चोकर को जमा कर लें तो वो चोकर आप मुर्गियों में मिला सकते हैं। और इसके बाद चावल का छीलन, राइस पॉलिश जिसको कहा जाता है, ये जब आप किसान भाई हमारे जब धान से चावल निकालने जाते हैं तो चावल का ऊपर का जो छिलका बच जाता है वो राइस पॉलिश कहा जाता है, तो उसे भी किसान भाई अपने पास से रख सकते हैं। ये तीन चीज़ मुख्य रूप से जो कि दाने में करीबन 60% तक मिलाया जाता है, तो तीनों मिला करके तो इस तरह के में 60% दाना वो किसान भाई अपने घर से लगा सकते हैं। और इसके अलावे जैसे बादाम की खल्ली ये हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत होगी। साथ में मछली का चूरा जो फिश मील जिसको कहा जाता है ये बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत होगी। और इसमें मिनरल मिक्सचर जिसे खनिज लवण वो हमें बाज़ार से ख़रीदकर मुर्गियों के लिए जो मिनरल मिक्सचर आता है उसे मिला करके दाना बनाया जा सकता है, जो कि बाज़ार में जो दाना उपलब्ध है उससे काफ़ी सस्ता होगा और इसमें आपके दाना की शुद्धता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बाज़ार से जो रेडीमेड दाना आप ख़रीदते हैं वो बहुत देख करके ख़रीदने की ज़रूरत है। अन्यथा कभी आप बहुत पुराना दाना ख़रीद करके आप ले आएंगे तो उससे में मुर्गियों के में रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसान भाइयों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बाजारू दाना और घर में बनाने वाले दाने दोनों के बारे में बताया। डॉक्टर साहब इन सब बातों के अलावा जो अभी आपने बताया उनके अलावा और हमारे किसान भाई को आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, किसान भाइयों जैसा कि अभी आपने मुर्गियों के खान पान की व्यवस्था के विषय में जाना, और मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भी आप दाना या तो रेडीमेड लाते हैं या आप स्वयं बना रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि दाना जो है वो कभी भी मतलब नमी के वाले जगह पे नहीं रखना है। जैसे कि होता क्या है कि बरसात के दिनों में अगर आपका दीवार भीग गया है और आप अपने दाना के बोरा को भी उसी दीवार से लगा करके रख देंगे तो उससे क्या होता है कि दाना धीरे धीरे दीवार से नमी ले लेता है, और नमी लेने पर क्या होगा कि उसके अंदर में जाला जिसको कहते हैं हम लोग फंगस कहते हैं, वो फंगस अगर दाना में लग गया तो उससे क्या होगा कि वो एक जहर दाना समझिए कि मुर्गियों के लिए एक जहर हो जाता है और इससे भी मुर्गियों में काफ़ी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए दाना को हमेशा अगर मान लीजिए अगर थोड़ा ठंडा या बरसात का मौसम है तो ऐसे समय में आप उसे सुखा करके ही दें। तो किसान भाइयों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने गर्मी के मौसम में मुर्गियों की आहार व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों आपको भी जोहार। हाँ किसान भाइयों,
तो भाई बहुत अच्छी जानकारी दिलवाई झुमकी बहन आपने हमारे किसान भाइयों को। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सुंदर महतो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक सफल कृषक की श्रेणी में शामिल हुए हैं, तो इस सफलता के पीछे क्या राज है आपका? कड़ा मेहनत, पक्का इरादा। ये हमारी अपनी ज़मीन नहीं है, हम काफ़ी दूर से आते हैं, दिल्ली आते हैं और इतने दूर में आ करके इतना बड़ा ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा लीज़ में ले करके और इस पर हम खेती कर रहे हैं। ये हम स्टार्ट किए हैं 2005 से, जो निरंतर अभी तक हमारा चल रहा है। ये हमारा 9वां साल है। श्री सुंदर महतो जी, ये सफलता का बहुत बड़ा राज है आपका कि आप लीज पर ज़मीन लेकर के आप खेती कर रहे हैं और सफलता के मुकाम को आप छू रहे हैं। सुंदर जी, हम ये देख रहे हैं कि आप खेत की तैयारी में आप लगे हुए हैं और खेत की जुताई कर मेड़ भी आप बना चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप गर्मा बैगन की खेती करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बोले आप। ये गर्मा बैगन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ICAR पलांडू से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसका जो भी वैरायटी है स्वर्ण श्यामली, उसका जो भी फल का उत्पादन होगा उसको हमको पका करके पलांडू ICAR को हमको देना है। सुंदर जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप गर्मा बैगन की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरह आपने किया? देखिए, इसमें तो जनरल जुताई जो करना है सो तो करना ही पड़ता है। जुताई के बाद इसका मेड़ बनाने का जो आप तरीका देख रहे हैं, बारिश के समय होता तो हमारा मेड़ का ऐसे बनता, पूरा पश्चिम बनता, लेकिन अभी पानी का चूँकि क्राइसिस रहेगा, पानी को रोकने के लिए हमको उत्तर दक्षिण मेड़ बनाना पड़ा है। उसमें हमारा थोड़ा सा पौधा कम लग रहा है, लेकिन हमको यही जो तकनीक है वो ज़्यादा कारगर साबित होगा गर्मी मौसम के लिए। और बाकी जो बैगन का प्रैक्टिस है, पलांडू से ही का ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो उनसे संपर्क में है, उनसे जैसा डायरेक्शन होता है उसी हिसाब से हम लोग को उत्पादन करना है। इस तकनीक को आप अपने तरीके से अपना रहे हैं या कहीं आपको इसके लिए बताया गया है कि तकनीक काफ़ी हमारे बहुत ही नज़दीकी सहपाठी हैं माननीय बैजनाथ महतो जी, उनका और बालक महतो जी का भी इसमें थोड़ा सा, बालक महतो जी का भी थोड़ा सा तकनीकी सहयोग है और उन दोनों ने बताया कि नहीं, आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको गर्मी में ज़्यादा फ़ायदा होगा और नमी की कमी नहीं आएगी।
सुंदर जी, आप बैगन की खेती जो करने जा रहे हैं तो इसमें किस तरह के किस्म का आप प्रयोग करेंगे ताकि उत्पादन जो है वो ज़्यादा हो? ये किस्म तो पलांडू का ही वैरायटी है, चूँकि उन्हीं को देना है। उनका जो वैरायटी है जो स्वर्ण श्यामली वैरायटी जो है, स्वर्ण श्यामली वैरायटी को ही उनको सीड प्रोडक्शन करना है जो आम किसानों को वो लोग बांटते हैं। तो हम फल उत्पादन करके पका हुआ फल जो है वो हम पलांडू को देंगे और पलांडू फिर उससे बीज निकाल करके किसानों में वितरित करेगी, और या जो भी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट ले करके, मिनिमम मार्जिन ले करके वो किसानों को बांटते हैं ICR के द्वारा। सुंदर जी, जब गर्मी का समय है तो स्वाभाविक है कि सिंचाई के बिना तो खेती होगी नहीं, और बैगन एक ऐसा सब्जी फसल है जिसमें सिंचाई तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंचाई की व्यवस्था आपने क्या किया है? सिंचाई का व्यवस्था हमारा डैम में हमारा मोटर लगा हुआ है। आप पाइपलाइन देख रहे हैं, पाइपलाइन से हमारा पानी आ जाता है और वही पानी से हम इसका थोड़ा सा इरिगेशन सिंचाई हमको ठंड के समय में हमको हफ्ते में 1 बार करना पड़ता था, तो इसमें हमको 2 बार करना पड़ेगा हफ्ते में सिंचाई। और जब पौधों को जो है कीट ग्रसित हो से लग जाए या रोग लग जाए तो इसकी जानकारी है आपको कि निदान कैसे करेंगे? बिल्कुल जानकारी है। पलांडू ICR के ही साइंटिस्ट लोगों का जो भी सुझाया हुआ कीटनाशक और फफूंदीनाशक है उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। रासायनिक ही होता है, जो उनके द्वारा रिकमेंडेड दवाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग छिड़काव करते हैं और बीमारियों का निष्पादन करते हैं, उनका कंट्रोल करते हैं। तो ये 4 एकड़ में जब बैगन की खेती करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं या कि आपको कितना लाभ हो पाएगा इसमें? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि 4 एकड़ में मेरा पौधा लगभग जो लगेगा वो 32 से 35 हज़ार पौधा लगेगा। 8,000 पौधा प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 32 से 35 हज़ार पौधा लगेगा। पर पौधा जो उत्पादन होता है वो लगभग 2 से 2.5 kg फल का उत्पादन पर पौधा होता है। तो यानी कि 35 दूनी 70,000 kg उत्पादन का हम लक्ष्य रखे हैं। लेकिन 70,000 kg 8 रुपये kg के दर से हमको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पलांडू ICR से। तो 8 सते 56 5,60,000 रुपया का रेवेन्यू हमारा टोटल सिर्फ बैगन से जनरेट होने का उम्मीद है, और खर्च जो आएगा सो आएगा। और बैगन से जो उत्पादन होगा उसका क्या आप रणनीति रखे हैं कि हम बैगन की खेती के बाद किस तरह का फसल हम लेंगे ताकि इस लाभ का हम उपयोग कर सकें? बैगन खेती के बाद इसमें हम टोटल फूल गोभी का लगाएंगे अगस्त महीने में, क्योंकि फिर तैयारी करते करते हमको लगभग फर्स्ट वीक अगस्त आ ही जाएगा। और अगस्त महीने में फूल गोभी लगाएंगे और उसको दशहरे के समय में हार्वेस्टिंग करेंगे। उस समय दशहरा में काफ़ी अच्छा फूल गोभी का रेट होता है, 35-40 रुपये का रेट हम लोग को मिलता है kg का। तो बाज़ार का भाव तो काफ़ी ऊंचा रहता है, आप लोग दशहरे के समय में देखे भी होंगे, काफ़ी ऊंचा भाव रहता है। उसके बाद में और फसल चक्र के भी नियम के हिसाब से फूल गोभी हम लोग के लिए का अच्छा फसल चक्र के रूप में विकल्प है हम लोग। सुंदर जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप गर्मा बैगन में आप अच्छी आमदनी प्राप्त करें और काफ़ी मुनाफा आपको हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जानकारी दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हाँ किसान भाइयों, तो भाई बहुत अच्छी जानकारी दिलवाई झुमकी बहन आपने हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब जानकारी का पिटारा हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो गई है। तो जाते जाते हम अपना पता आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। खत लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।